Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the detailed functioning of human brain. Let's start. Students, now we are going to discuss the very important part of our lecture, that is the structure and the function of various parts of the brain. So here we go. So first of all, I'm going to draw the brain. So this is the structure of a human brain. A very quick diagram of the human brain. So in order to start, we can start the information related to various parts of the brain. So this is the structure of human brain. And now its parts and its functions. Let us cover it up. So these are the meninges which are present over the brain. So that's it. And over here is the skull. So let us do now. Skull. इसके ऊपर भी एक चीज ड्रॉ करते हैं. It is known as scalp. This is the scalp. जो हमारे है ये स्कल के ऊपर जो स्किन होती है उसे कहते हैं स्कैल्प.
और ये रहे जी आपके बाल प्यारे प्यारे, वो ब्लैक कलर के होते हैं, डो नॉट हैव एनी ब्लैक कलर टू रिप्रेजेंट. सो नाउ लेट अस डू. सो दिस आर द हेयर्स, और उसके नीचे क्या है, दिस इज स्कैल्प, द स्किन ऑफ द स्कल. उसके नीचे दिस इज द स्कल, और स्कल का ये वाला कौन सा पोर्शन है, दैट इज द क्रेनियम. और उसके नीचे स्कल के नीचे ड्यूरा मैटर, उसके नीचे अरेकनॉइड मैटर, और उसके नीचे पाया मैटर. 3 connective tissue layers which are called as the meninges. And now let us move on. And this structure is known as corpus callosum. So corpus callosum क्या? This is a band, a tough band of axons of billions, tens of billions of axons that joins the two cerebral hemispheres. दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में, जो हमारा राइट और लेफ्ट सेरिब्रल है, चूंकि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो, तो इन दोनों को आपस में जोड़ कर रखने के लिए कोई मजबूत चीज़ चाहिए. तो यहाँ पर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ एक्सॉन्स मौजूद हैं न्यूरॉन्स के, जो कि एक रस्सी की तरह टाइट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि लेफ्ट और राइट है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो आपस में जुड़े रहे. सो दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम के नीचे यहाँ पर this structure is called the thalamus. Clear? Thalamus. So thalamus का क्या काम है? ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे मौजूद है, like this. This is the region of the thalamus. और thalamus actually it carry sensory information to cerebrum and limbic system. उनके पास ये सेंस इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है. और इस सेंस इंफॉर्मेशन में है क्या? दिस इंफॉर्मेशन कौन सी है? सेंसरी, याद रखिएगा. दिस इंफॉर्मेशन includes the sensory information from auditory and visual pathways, वहाँ से आ रही है, and from skin, हमारी पूरी स्किन से सेंस इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से आ रही है, ठीक है, सारे रिसेप्टर से, and from within the body, और हमारी बॉडी के अंदर से जितनी सेंस इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर पहले थैलेमस में पहुँच रही है, within the बॉडी. यहां पर एक एक्सेप्शन है, यू हैव टू रिमेंबर इट. वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, नाक के अलावा जितनी भी सेंस इंफॉर्मेशन है वो सारी पहले यहां पर आ रही, फोरबेन का जो पार्ट है थैलेमस. फिर अब थैलेमस के नीचे यहां पर मौजूद है, थैलेमस की साइडों पे यहां पर मौजूद होते हैं एलमंड शेप्ड एमिगडाला. ये दो होते हैं इसकी साइडों पे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, और वहां से फिर निकलते हैं ऐसे आर्क की शक्ल में पीछे की तरफ द हिप्पोकैम्पस. ठीक है, और फिर यहां पर ये वाला रीजन जो है दिस इज द हाइपोथैलेमस. तो पहले इसको लेट मी मार्क दिस वन पहले. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लिम्बिक सिस्टम. सो इट इज हिप्पोकैम्पस. So these are 2 arcs. कितनी है? 2 arcs. क्योंकि एमिगडाला कितने हैं? 2. 2 arcs. और इनका काम, they which are involved
which are involved in conversion of short-term memory to long-term memories. क्लियर? आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज है उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना. और दूसरा, ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग. हमारे जो लर्निंग है, सीखने का अमल, वो भी यहां से जो है वो रिलेटेड है हिप्पोकैम्पस से. अब हिप्पोकैम्पस ये शुरू कहां से हो रहा है? दिस इज द एमिगडाला. तो याद रखने कितने एमिगडाला कितने हैं? 2 हैं. ठीक है, दीज आर 2. वैसे लिख रहा हूं तो 2 ही वहां से आर्किस जो है उसकी आर्क्स निकल रही हैं हिप्पोकैम्पस की. जहां से देख सकते हैं ये एक ही निकल रही है और दूसरी साइड से दूसरे की. सो एमिगडाला इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग pain, fear, rage, pleasure, and sexual arousal. लेकिन कब? When stimulated. जब भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगी तो उस वक्त जो सेक्सुअल अराउजल है वो इसी का काम है. इसके अलावा जो हमारी सेंसेशंस हैं, पेन की, हमारे रेज की, गुस्सा, हमारा जो गुस्सा है वो यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है. और खौफ की जिनसे जो हालत होती है वो भी यहाँ पर ही कंट्रोल हो रही है. पेन दर्द का एहसास, और प्लेजर यानी खुशी या किसी चीज़ का मज़ा, वो इसी ब्रेन के इसी हिस्से से रिलेटेड है. दैट इज कॉल्ड एमिगडाला. और यहाँ का एक और हिस्सा यहाँ पर, अच्छा याद रखना इसके लिए एक और चीज़, इट इज़ आलमंड शेप्ड. इसकी शेप याद रख लीजिएगा, आलमंड शेप्ड, बादाम की तरह का. ठीक है, देख सकते हैं वैसे ये. और दिस पार्ट इज द हाइपोथैलेमस. ठीक है, जो ऊपर थैलेमस के नीचे वाला ये हिस्सा, दैट इज द हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस via its hormone production and nerves acts as major coordinating center. ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन जो उनसी कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, हार्मोन्स के जरिए केमिकल कोऑर्डिनेशन, और अपने नर्व्स के जरिए जो इसके यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, दूसरे सिस्टम्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो यहाँ के नर्वस कोऑर्डिनेशन. एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन थर्मोरेगुलेशन. चैप्टर नंबर 15 याद है आपको? थर्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल कर रहा है. प्लस इट इज इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वो यहीं से कंट्रोल हो रहा है. इसके अलावा स्लीप अवेक साइकिल, हमारी नींद और जागने का जो साइकिल है वो भी यहीं पर कंट्रोल हो रहा है. इसके अलावा हंगर यानी कि हमारी भूख, एंड थर्स्ट प्यास भी. और इसके अलावा एक और अहम फंक्शन, वाटर बैलेंस, वाटर एंड आयन बैलेंस, वो भी इसी के ज़रिए है. तो बहुत बड़ा रोल है इस हाइपोथैलेमस का. सो हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, दिस इज द लिम्बिक सिस्टम. और थैलेमस ये फोर ब्रेन का तो ये 2 पार्ट फोर ब्रेन के यहाँ पर आ गए. तीसरा पार्ट इसका सेरिब्रम, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई सबसे बड़ा पार्ट है और इसकी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी बड़ी है. ठीक है, इसलिए इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा. सो दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रम. क्लियर? इसको हम एंड पर डिस्कस करेंगे. अब ब्रेन के अंदर देखें, आपको छोटे छोटे डिप्रेशन नजर आ रहे हैं. ये डिप्रेशंस भी हैं
और फिर ये कुछ उभरी हुई चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, इसको भी देख लें ज़रा, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली। इस डिप्रेशन को कहते हैं सल्कस, सल्कस, और इसका प्लूरल है सल्काए। और जो थोड़ा गहरा होगा यहाँ पर, जो गहराई में होगा, उसे हम कहते हैं फिशर, फिशर, ठीक है। और ये जो उभरी हुई जगह ये वाली, इसको कहते हैं गायरस, इसको गायरस, या इसका नाम है कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस मौजूद होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और इनका मकसद क्या होता है, ताकि ब्रेन का जो छोटे से क्रेनियम के अंदर आपका बड़ा सा दिमाग जो है वो समा सके। सो इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो सल्कस, इट इज़ अ स्मॉल डिप्रेशन इन ब्रेन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सल्कस। एंड फिशर, इट इज़ अ डीप डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन नहीं, गड्ढे की बात हो रही है, ठीक है, सेपरेशन, डिप्रेशन इन ब्रेन, दैट इज कॉल्ड फिशर। एंड गायरस, द ridges or elevated parts of brain, they are called as gyri, singular है gyrus, या उनको कहते हैं convolutions. Is that clear? चलें, अब आते हैं जरा ये नीचे की तरफ। This is the pituitary gland. इसको हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में अच्छे से डिस्कस करना है। This is the pituitary gland. और फिर ये आ गया जी दिस वन, दिस स्ट्रक्चर, दिस वन, इट इज द मिड ब्रेन, इट इज मिड ब्रेन। अब डिफरेंस जो मिड ब्रेन है, दैट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस। दूसरे एनिमल्स के साथ कंपेयर करें तो उनका मिड ब्रेन बड़ा होता है, ये छोटा सा मिड ब्रेन, मतलब कि छोटा सा, इसलिए इसको रिड्यूस कर रहे हैं उस सेंस में। वैसे ठीक है, अपना फंक्शन वो फिट करता है। बस ये एमसीक्यू उसके लिए याद रखना कि इट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस एंड इट हैज रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन that screens the input information from the hind limb, from the hind brain to forebrain. आप कभी किसी इदारे में जाएं तो सबसे पहले उसकी रिसेप्शन होती है। तो रिसेप्शन पे जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, तो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाके वो जो रिसेप्शन होती है उससे कहते हैं जी हाँ जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको बताते हैं जी फ्लांक कमरा नंबर पर चला जाए। आप कहते हैं जी मेरे जो सर में दर्द हो रहा है, मेरे टांग में दर्द हो रहा है, या मुझे वॉमिटिंग हो रही है, वट एवर यू, और जो भी आप कंडीशन बताएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, तो वो उसके हिसाब से आपको भेजेंगे फ्लांक कमरा नंबर पर चल जाइए, वहाँ पर ये दांत का डॉक्टर है, वहाँ पर ये दिमाग का डॉक्टर है, वहाँ पर ये पेट का डॉक्टर है। तो इस मिड ब्रेन का भी यही काम है, इट एक्ट्स एज अ रिले, ठीक है। सो एक्ट्स एज रिले। रिले ऐसी डिवाइस को कहते हैं फिजिक्स में कि जो एक इंफॉर्मेशन लेती है, उसको स्क्रीन करती है और फिर उसको रेलेवेंट एरिया में भेज देती है, जैसे कि वो रिसेप्शन वाले का काम है, ठीक है। तो इसका भी काम है कि जो हाइंड ब्रेन से जितनी इंफॉर्मेशन आई थी उसको स्क्रीन करेगी कि ये आगे फोर ब्रेन के किस इलाके से बिलोंग करती है, तो वहां पर उसको भेजने के लिए उसकी स्क्रीनिंग करेगी। सो दैट इज द मिड ब्रेन। इट ऑल्सो कंट्रोल्स, इट ऑल्सो हैव ऑडिटरी रिले, इसके पास ऑडिटरी रिले भी है, and center that controls the visual reflex movements, जो विजुअल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, जैसे कि लेट्स सपोज द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है। मैं अभी आपको देख रहा हूँ, एकदम से ऐसे देखूंगा तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो जो विद इन अ सेकंड आपको जो बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई दे रहा है कि वो जो से आपके जो लेंस हैं उनको और आपके जो सा प्यूपल है उसको, उसके साइज को एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ये इनमें से एक है, तो उनको भी कंट्रोल करने का जो सेंटर है वो यहीं पर मिड ब्रेन के अंदर मौजूद है। लेकिन अहम चीज़ याद रखनी है, एक तो यहाँ की रेटिकुलर फॉर्मेशन एमसीक्यूज के लिए, और ये क्रूशियल रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक है। और दूसरा ये स्क्रीनिंग ऑफ द इनपुट इन्फॉर्मेशन, तीसरा ये रिले सेंटर है। तो ये याद रखना है। इसके लिए एक वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज क्रूशियल
इट्स अ क्रूशल रिले सेंटर। मतलब क्रूशल मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो पीछे से इंफॉर्मेशन आई है वो कहाँ पर भेजनी है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें मिड ब्रेन क्या, कि ये उभार हुआ है, ये उभरी हुई जगह, दैट इज कॉल्ड द पॉन्स, दैट इज पॉन्स, ठीक है। सो पॉन्स इट कंट्रोल्स, इट इज इन्वॉल्व इन, ये इसको कहते हैं मेडल्ला का असिस्टेंट, ठीक है, ये मेडल्ला का असिस्टेंट है। इट असिस्ट्स मेडल्ला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम याद है आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे चल के शायद डिस्कस भी होगा। सो यहाँ पर जो इसके न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पर पॉन्स के इस जगह के ऊपर, तो और कुछ यहाँ पर होते हैं कुछ न्यूक्लियाई, यहाँ पर एक एकॉस्टिक और निमोटिक सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग पैटर्न्स एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग, कि पर मिनट हमें कितना सांस लेना चाहिए, वो भी यहीं से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और ऑल्सो द ट्रांजिशंस, इट ऑल्सो कंट्रोल द ट्रांजिशंस बिटवीन स्लीप अवेक साइकिल, जो ट्रांजिशंस होती हैं सोने और जागने के दरमियान में, वो भी यहीं पे कंट्रोल हो रही है, क्लियर। और पॉन्स के बिल्कुल नीचे यहां पर ये वाली चीज, दिस इज द मेडल्ला, मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, जिसे मैं कहता हूं आईसीयू है हमारा, ठीक है, हमारे पूरी बॉडी का ये आईसीयू है। जैसे आपने आईसीयू देखा होगा हॉस्पिटल में, वहां पर क्या कंट्रोल होता है आईसीयू में, वहां पर हार्ट रेट कंट्रोलर होता है मुसलसल, वहां पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है, मॉनिटर किया जा रहा होता है, वहां पर रेस्पिरेटरी रेट को चेक किया जा रहा होता है, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर को चेक किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आईसीयू है हमारा, ठीक है, इट इज मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इट कंट्रोल्स blood pressure, it controls breathing rate, it controls the heart rate, it controls the reflexes, ये reflex जो नॉर्मल हमारे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं उनको भी कंट्रोल कर होता है, लाइक swallowing रिफ्लेक्स, जो हमने swallowing रिफ्लेक्स, ठीक है, जैसे निकलने का अमल, ठीक है, swallow करने का अमल, वो भी यहीं पर कंट्रोल होता है। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड द रेस्पिरेटरी रेट एंड द swallowing एंड रिफ्लेक्सेस, कफ रिफ्लेक्स एंड स्नीज रिफ्लेक्स, वो भी यहीं पर ही आकर के कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडल्ला, और उसके पीछे यहां पर क्या मौजूद है, दिस वन, दिस इज द सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है, द थर्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो सेरिबेलम को मैं यहां पर डिस्कस कर दूं, यहां पर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेरिबेलम। तो सेरिबेलम, द थर्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, इट कंट्रोल्स, इट इज इन्वॉल्व्ड इन एक्यूरेट एंड स्मूथ मूवमेंट्स, जो बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें आप एक छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल कर रहे होते हैं, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत स्मूथ जो काम हो रहे होते हैं, जैसे कढ़ाई है, जैसे सिलाई है, जैसे लिखाई है, जैसे पेंटिंग है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जिसमें गलती का चांस नहीं, आप बहुत कॉन्शियस होकर कर रहे होते हैं, तो वो एक्यूरेट और स्मूथ मूवमेंट्स जो है वो सेरिबेलम के हिस्से में आती हैं, ये कंट्रोल होती हैं। इसके अलावा इट कंट्रोल्स द पोजिशन ऑफ बॉडी, पोजिशन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की पोजिशन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और द कॉन्शियस कंट्रोल of skeletal muscles, उसको भी कंट्रोल करता है, प्लस द लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन याद रखिएगा रिलेटेड टू बिहेवियर्स एंड ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो जहां पर मेमोरी स्टोर होती है वहां पर याद रखें लर्निंग की खासियत भी मौजूद है, लर्निंग एबिलिटी, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। यहां पर इसको मैंने मेंशन कर दिया। सो दिस वन, दिस इज सेरिबेलम, क्लियर।
और फिर उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है, सो इट विल बी डिस्कस्ड फर्दर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, मडल्ला, और ये क्या ऊपर पॉन्स, और ये क्या ऊपर मिड ब्रेन। तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं ब्रेन स्टेम। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है, ब्रेन स्टेम। इट इज फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडल्ला ऑब्लोंगेटा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट आई वाज गोइंग टू मिस इट, बट इंशाल्लाह याद आ गई। सेरिबेलम, इट इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स। बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेवलप्ड है, क्योंकि इसका ताल्लुक है बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करना। तो बर्ड्स की एक एक्टिविटी है उड़ना। तो उड़ते हुए हवा में अब जब अपने बॉडी को रखा जाए, साथ फड़फड़ाना भी है, साथ इधर उधर देखना भी है, शिकार को भी देखना है, जगह को भी देखना है, और फिर अपनी बॉडी को बैलेंस भी रखना है। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इस वजह से इनका जो सेरिबेलम होता है वही ये सारी कम्प्लेक्स फ्लाइट की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से उनके अंदर ये बड़ा वेल डेवलप्ड है सेरिबेलम। ये MCQ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको याद रख लेना। तो ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बना रही, ब्रेन स्टेम। स्टेम किसे कहते हैं? जैसे दरख्त की स्टेम होती है, प्लांट्स की तना, जिसके साथ पूरा दरख्त अटैच होता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, ये ब्रेन का तना बना रही है, स्टेम, और इसके साथ फिर पूरा ब्रेन अटैच्ड है। इस वजह से इन तीनों चीज़ों को मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडल्ला, इनको कहते हैं ब्रेन स्टेम। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेरिब्रम। That was the only part remaining, the function of which have not been discussed in the previous lecture. तो इस previous lecture में हमने ब्रेन के जितने भी पार्ट्स थे, except the cerebrum, इसके अलावा बाकी तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। So we divided the brain into three parts: the forebrain, midbrain, hindbrain, and the forebrain into cerebrum, thalamus, and the limbic system, and the limbic system into hypothalamus, amygdala, and hippocampus. Then the midbrain, and after midbrain there is the hindbrain. Hindbrain consists of further three parts: the cerebellum, the pons, एंड मेडल्ला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? तो उसमें से तमाम पार्ट्स की डिस्कशन हो चुकी थी सिवाय सेरिब्रम के। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेरिब्रम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ forebrain. Not only the forebrain as well as the brain. The largest part of forebrain as well as the brain. Clear? जब भी हम ब्रेन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में जो एक बड़ा सा वो इमेज सा आता है वो इसी का ही होता है। याद रखिएगा, ये भी हमसे को याद रखिएगा। जब भी हम ब्रेन का सोचते हैं, whenever we imagine of the brain, the part of the brain which comes into our mind, into our imagination, that is cerebrum. Clear? और it is like a rough diagram. Just to show the cerebrum, the largest part of the human brain. So here we go. So the surface part, जो सबसे ऊपर ये surface जो होता है इसका cerebrum का, this is called as the cerebral cortex. This is cerebral cortex. कॉर्टेक्स आमतौर पर किसी भी सरफेस पार्ट को हम कहते हैं, जैसे रीनल कॉर्टेक्स पढ़ा आपने, जैसे एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स आगे चल के क्लास में भी डिस्कस होगा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो सरफेस पोर्शन होता है किसी भी चीज़ का, आमतौर पर हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉर्टेक्स। सो एट इट इज द सेरिब्रम, तो उसी से सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द सरफेस और द आउटर region of cerebrum. Of cerebrum. It is the cerebral cortex. Or here is this one is the
corpus callosum. Corpus callosum. Corpus callosum. It is the hard and rigid structure that contains tens of billions of neurons and functions to hold left and right cerebral hemispheres. Hemispheres. Clear? अब हेमी का मतलब होता है हाफ, स्फीयर कहते हैं सर्कल को, इस तरह से. इट इज स्फीयर मीन्स अ सर्कुलर शेप एंड हेमिस्फीयर मीन्स हाफ. तो हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्सिस है ये इस तरह से देखिए हाफ सर्कल्ड है. दे आर हाफ सर्कल्ड. सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन हैव टू large cerebral hemispheres and they have many convolutions possessing many convolutions called gyri or ridges. These are also the ridges or the gyri. ठीक है, ये ऊपरा हुआ जो पोर्शन है, this is the cell. This is known as the gyrus. Clear? Singular is gyrus and the plural is gyri. And it also have sulci and fissures. सो ये ऊपर जो सुपरफिशियल आपको डिप्रेशन नजर आ रहा है, ये वाला डिप्रेशन, ये वाले, दे आर कॉल्ड एज सल्काई. और जो थोड़े गहरे होते हैं उनको फिशर्स कहा जाता है. ठीक है. और यहाँ पर एक सेंटर ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक बड़ा सा सल्कस होता है, इसे कहते हैं, जो दो पार्ट्स को बिल्कुल सेपरेट कर रहा होता है. दिस इज नोन एज द सेंट्रल सर्कस. दिस इज द सेंट्रल सल्कस. ठीक है. और it has got 4 lobes: gyri, convolutions, sulci, fissures, and 2 hemispheres, right and the left. Now the lobes of cerebrum. So there are 4 lobes present in the cerebrum. 4 lobes हैं. Frontal and the occipital and the parietal and number 4 the temporal. 4 लोब्स. ये कहाँ पर मौजूद है? लेट्स हैव अ लुक. तो ये बिल्कुल सामने वाला, यहाँ पर जहाँ पर फ्रंटल बोन है, दिस इज द फ्रंटल लोब. दिस वन इज द टेम्पोरल लोब. और यहाँ पर मौजूद है, सो दिस इज पेराइटल लोब. और यहाँ पर दिस वन, ये वाला, दिस वन, दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब. ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम. और डियर स्टूडेंट्स, हर लोब जो है, ये 4 जो मुख्तलिफ लोब्स हैं, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ फर्दर, ईच लोब consists of
different functional areas. क्लियर? हर लोब के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल एरियाज मौजूद होते हैं और हर फंक्शनल एरिया, each functional area have 3 सब एरियाज. इनके अंदर मजीद फिर 3 सब एरियाज होते हैं और वो 3 सब एरियाज कौन से हैं? यहाँ पर आपको मैं वो फ्लो चार्ट से समझाता हूँ. लाइक दिस फ्रंट, ये लोब्स किस तरह से इनकी वो ऑर्गेनाइजेशन है. लोब के अंदर देयर इज फंक्शनल एरिया, जैसे कि स्पीच एरिया, जैसे हेयरिंग एरिया, जैसे विजुअल एरिया. ठीक है, फॉर एग्जांपल विजुअल एरिया कहाँ पर होगा? इन द ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पर. ठीक है, लेट्स सपोज हम ऑक्सीपिटल लोब को कह रहे हैं. ठीक है, तो ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल एरिया, फंक्शनल एरिया. हर फंक्शनल एरिया के आगे 3 सब एरियाज. उन 3 सब एरियाज में कौन कौन से 3 सब एरियाज हैं? नंबर 1 इज सेंसरी एरिया, नंबर 2 इज the association area, and number 3 is the motor area. हर फंक्शनल एरिया उसके अंदर ये 3 सब एरियाज होते हैं. अब इसमें जो सेंसरी एरिया है, इसका काम, इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन. ये रिसीव करता है. ठीक है, एसोसिएशन एरिया, इट इंटरप्रेट्स एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन. कौन सी? जो सेंसरी है, सेंसरी इंफॉर्मेशन. और मोटर एरिया, इट प्रोड्यूसेस response by action of effectors. ठीक है, ये फिर मैसेज सेंड करेगा टू द इफेक्टर्स, द मसल्स एंड द ग्लैंड्स, और वहां से फिर जो है वो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाएगा बाय परफॉर्मिंग देयर पर्टिकुलर एक्शंस. तो इस तरह से इनकी सब डिवीजन. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीपिटल एरिया के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर दिस रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स, इट इज़ रिलेटेड टू विजन. मतलब कि सेंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी विजन से रिलेटेड, जो हमारी आइज़ में पड़ी, और वहाँ से जो है यानी कि वो जो ऑक्यूलोमोटर एंड द ऑप्टिक नर्व उसके ज़रिए होती हुई यहाँ से पहुँचेगी टू द विजुअल कॉर्टेक्स, जो कि कहाँ पर मौजूद है? इन द ऑक्सीपिटल लोब. और वहाँ पर फिर उसको इंटरप्रेट करने के बाद फिर हमें वो चीज़ दिखाई देगी. अच्छा, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं दैट दीज फंक्शनल एरियाज, इन फंक्शनल एरियाज का काम क्या है? दीज फंक्शनल एरियाज they convert sensory information into subjective impressions. उनको subjective impressions में convert करना इन functional areas का काम होता है. जैसे कि लाइट, जैसे कि साउंड. ठीक है, ये subjective impressions हैं जो कहाँ से आ रही हैं? आइज से और हमारे ईयर्स से या हमारे दूसरी स्किन के पार्ट्स से. ठीक है, मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स से. और फ्रंटल लोब, इट इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग, स्पेशली हमारी सोच विचार एंड रीजनिंग. इसके अलावा जजमेंट, और इसके अलावा हमारे जो उनसे द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल्स, द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, वो भी यहीं पर ही मौजूद है. और हमारा जो सा पेराइटल लोब है, जो पेराइटल लोब, इट रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन
फ्रॉम स्किन स्पेशली, स्किन से एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी। और बाकी बच गया टेम्पोरल लोब, इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईयर्स एंड ऑल्सो द नोज, ठीक है। और उसको इंटरप्रेट करने के बाद वहाँ पे जो सब्जेक्टिव इंप्रेशन है, यानी हमारी सेंस ऑफ हियरिंग, कुव्वत समात, एंड सेंस ऑफ स्मेल और ऑल्फेक्शन, ये हमारे टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी कि जो सेरिब्रम है, मैं आपको ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ सेरिब्रम का। इनको आपस में किसने जोड़ कर रखा हुआ है? दिस इज द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस इज द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दरमियान में कॉर्पस कैलोसम जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ है। तो हमारी बॉडी की दो साइड्स हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो राइट और लेफ्ट साइड से नर्व्स आती हैं। सो दीज आर द नर्व्स। ये नर्व्स ब्रेन में एंटर होने से पहले, मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर ये क्रॉस कर जाती हैं, एक्स शेप्ड क्रॉस सेक्शन बनाती हैं। तो जो हमारी लेफ्ट साइड वाली बॉडी की नर्व्स हैं वो चली जाती हैं राइट साइड पे, और राइट साइड वाली चली जाती हैं लेफ्ट साइड पे। ये एक्स बन जाता है। एक्स कहाँ पर बनता है? जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो आगे अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में मैसेज अपना भेजने वाला होता है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज डिकसेशन ऑफ नर्व्स, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, और ये हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो देखें जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है उससे जो नर्व्स हैं वो कहाँ पर चली जाएगी, वो कहाँ जा रही हैं? हमारे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। जो लेफ्ट साइड वाली हमारी नर्व्स हैं वो कहाँ पर चली जाती हैं? इनटू द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें लेट्स सपोज के यहाँ पर चोट लगती है, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ राइट साइड ऑफ द ब्रेन के ऊपर, ठीक है, यानी हमारे राइट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो हमारी बॉडी कौन सी इफेक्ट होगी? दिस वन, ये हमारी लेफ्ट साइड इफेक्ट होती है। तो अगर हमारे राइट साइड पे चोट लगेगी तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी विल बी इफेक्टेड, क्योंकि डीकसेशन है यहाँ पर, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर डीकसेशन। सो इसी वजह से हमारा जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी के फंक्शंस को, ठीक है, ये हमारी राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसको कंट्रोल कर रहा है, और जो हमारी राइट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारी लेफ्ट साइड के बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सो एनी डिस्टर्बेंस और एनी काइंड ऑफ डिजीज और एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा टू द रिस्पेक्टिव पार्ट्स, जिस भी पार्ट का ट्रॉमा होगा उसकी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी इफेक्ट होगी। सो मेजर जो यहाँ पे जो फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ पर मेमोरीज स्टोर होती हैं, ठीक है, देयर इज ऑल्सो मेमोरी स्टोरेज इन द ब्रेन, मतलब कि सेरिब्रम के अंदर मेमोरी स्टोरेज है, यहाँ पर जजमेंट है, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है, मंतक जिसको हम कहते हैं वो भी यहीं से होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जितने भी जो वॉलंटरी कंट्रोल्स हैं, हमारे जैसे स्पीच एरिया है, ये सारे हमारी स्पीच ये वॉलंटरी है, तो ये भी यहीं से कंट्रोल हो रही है, ठीक है, स्पीच। इसके अलावा हमारी थिंकिंग, सोच, इसके अलावा हमारे बिहेवियर्स, ठीक है, हमारे बिहेवियर्स भी यहाँ से मुख्तलिफ तरह वो बिहेवियर जो सब्जेक्टिव बिहेवियर होते हैं, लाइक सेंसेशन, लाइक टच, इस तरह की। और इसके अलावा देयर इज ऑल्सो दिस एरिया इज रिलेटेड टू द सेंसेशन ऑफ पेन, ठीक है, ये जो पेन की सेंसेशन है वो भी यहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होंगे। सो दैट इज, सो सबसे बड़ा पार्ट यही है सेरिब्रम, और ये सबसे ज़्यादा फंक्शन भी इसी एरिया का है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेस लेक्चर, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बॉक्स। आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर यू सून। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।